हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आप सबने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, पार्लियामेंट में भी अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन लाने के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर तरफ इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, इस सब के इसका मतलब क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं, वन नेशन वन इलेक्शन अगर आ जाएगा तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम समझेंगे। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश में अब केवल एक ही इलेक्शन हुआ करेगा, इसका मतलब ये नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि एक ही दिन लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं, जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं वो, और लोकल बॉडी इलेक्शन जैसे जो म्यूनिसिपैलिटीज के और गांव में पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वो एक ही दिन होंगे, साइमल्टेनियसली होंगे एक साथ। अगर हम समझें कि इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट कौन करवाता है, ठीक है, तो देखिए जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, और विधानसभाओं के जो इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करवाता है, राइट। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका काम होता है म्यूनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायतों के इलेक्शन करवाने का। अब अगर हम समझें कि कानूनी प्रावधान इससे वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड कानूनी प्रावधान कहां पे दिए गए हैं, तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर हम समझें तो ओवरऑल इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रावधान है वो आप पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हुए हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। अब हम समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का बैकग्राउंड क्या है, राइट, इसकी हिस्ट्री क्या रही है हमारे देश में। तो देखिए हम सबको पता है कि हम 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, ब्रिटिश हुकूमत से हमें आजादी मिली। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक बने, हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन। और पहले जो चुनाव है अपने देश में, पहले जो आम चुनाव है, जनरल इलेक्शंस हुए, वो 1951-52 में हुए। तो उसमें हुआ क्या कि लोकसभा के चुनावों के साथ साथ राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी एक साथ ही हुए। फिर 57 में भी यही सिलसिला हुआ कि 57 में भी जो लोकसभा चुनाव थे उनके साथ ही अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। ये सिलसिला 1967 तक, 1967 तक चलता रहा, जहां पे कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के ज्यादातर जो राज्यों की विधानसभाएं हैं और जो लोकसभा है उनके चुनाव एक साथ होते रहे। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आंध्रा स्टेट 1953 में बना, तो उसके इलेक्शंस 1955 में अलग से हुए। फिर 1959 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरल की, उसको हमारी जो केंद्र सरकार थी, उसने आर्टिकल 356 का यूज करके डिसमिस कर दिया। तो इस वजह से वहां की असेंबली डिसॉल्व हुई और फिर 1960 में वहां पे इलेक्शन हुए, तो वो अलग इलेक्शंस हुए, वो लोकसभा के साथ नहीं हुए। उसी तरीके से 1963 में पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया विद लेजिस्लेटिव असेंबली, और 1964 में नागालैंड को स्टेट का दर्जा मिला। तो इन दोनों के चुनाव 1964 में अलग से हुए, लोकसभा के साथ नहीं हुए। तो इस तरह के कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें तो 1967 तक राज्यों की विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते रहे। फिर 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया गया राजनीतिक कारणों की वजह से। तो क्या हुआ कि 5 साल बाद जो चुनाव होते थे उनका क्रम टूट गया, और यहां से जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस थे राज्यों की विधानसभाओं के और लोकसभा के, वो जो सिलसिला था वो यहीं से टूटा। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी और ये बोला कि दोबारा से हमें एक साथ चुनाव करवाने की पद्धति पे लौटना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी बचते हैं और चुनाव करवाने में भी आसानी रहती है। इस तरीके से ये चर्चा कोई आज की नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन की एक लंबी चर्चा है, एक लंबी बहस इस पे हो चुकी है। 1999 में भारत का जो विधि आयोग है या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1999 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक रिकमेंडेशन दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन को देश में लागू किया जाए। इसी तरीके से 2015 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी की 79th जो रिपोर्ट थी उसने भी वन नेशन वन इलेक्शन रेकमेंड किया। 2017 में
फिर इस तरीके से लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाए, और 2022 में अगेन रेकमेंडेशन आया लॉ कमीशन। 2023 में, सितंबर 2023 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, 8 सदस्यीय कमेटी, 8 मेंबर कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके जो चेयरमैन थे वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट की, और अभी 12 दिसंबर 2024 को इस कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए जो यूनियन कैबिनेट है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, और उसके बाद ये बिल अभी लोकसभा के विंटर सेशन में लोकसभा में टेबल किया गया। तो ये एक पूरा इतिहास है। एक शॉर्ट में मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो चर्चा है वो कितनी पुरानी है, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये देश में पहले होता। अब सवाल ये आता है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन लाने से फायदे क्या होंगे, क्यों सरकार चाह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन आए। तो देखिए कुछ बड़े फायदे हैं। पहला, बहुत सारा जो पैसा है वो भारत सरकार का बचेगा, हमारे देश को फाइनेंशियली उससे काफी फायदा होगा। एक अनुमान के तहत 1.5% ऑफ आवर जीडीपी, ये लगभग 4.5 लाख करोड़ होगा। अगर हम इस बार की जीडीपी को देखें तो लगभग 4.5 लाख करोड़ का हमें फायदा होगा अगर हमारे इलेक्शंस एक साथ करे जाए। दूसरा, हमारी जो पूरी गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट्स आए, उससे पहले लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव थे, उनके नतीजे आए। जून 2024 में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए। हम 2025 की बात करें तो दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, बिहार के चुनाव आ रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारे देश में पूरे साल कहीं ना कोई इलेक्शन चलता ही रहता है, और लगभग अगर हम एक अनुमान लगाएं तो 300 दिन, 5 साल का जो टेन्योर होता है सरकार का, उसमें लगभग 250 से 300 दिन इलेक्शन के चक्कर में ही वेस्ट हो जाते हैं, और पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो इलेक्शंस में लगी रहती है। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो गवर्नेंस है, उस पर फोकस नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं हमारे, जो वो इलेक्शन में बिजी रहते हैं, राइट, और गवर्नमेंट मशीनरी भी रहती है। तो दूसरा जो फायदा होगा वो ये होगा कि गवर्नेंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रह पाएगा। तीसरा फायदा अगर हम बात करें तो जो हमारे पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, हम सबने देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो बूथ्स पे जब आप जाते हो तो पैरामिलिट्री तैनात रहती है ताकि सबको सुरक्षा दी जा सके और इलेक्शंस को शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जा सके। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को हम एक जगह से दूसरी जगह पूरे टाइम मूव करते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह इलेक्शंस करवाने होते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर भी इलेक्शन करवाने का एटलीस्ट प्रेशर जो है वो कम होगा। एक बार हम उनको डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद बार बार हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो उनका एक्चुअल काम है वो कर सकेंगे। चौथा, अगर हम देखेंगे तो इलेक्शन करवाने की जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, वैसे तो पूरा सरकारी तंत्र ही उसमें शामिल रहता है, पर जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो टीचर्स की होती है। तो अब टीचर्स का मेन काम इलेक्शन करवाना नहीं है, उनका काम है पढ़ाना, ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सके, हमारे जो देश के नागरिक हैं वो शिक्षित हो सकें। बहुत ही बेसिक सी बात है, हम सबको पता है ये बात, राइट। पर शिक्षक ज्यादातर समय इलेक्शन ड्यूटी में ही बिजी रहते हैं, तो उससे हमारी शिक्षा को बहुत नुकसान होता है, तो देश को नुकसान हो रहा है वो। तो लगभग ये कुछ मोटे मोटे फायदे हैं जो अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है तो उससे होंगे, राइट। जो एक दूसरी साइड है इसकी, जो लोग इसका विरोध करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, वो कुछ इसके नुकसान गिनाते हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे एक नुकसान ये है कि के चुनाव, यानी देश के जो आम चुनाव है वो साथ में होंगे राज्यों के चुनाव के साथ, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो, ऐसा डर है जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन को अपोज करते हैं कि शायद क्षेत्रीय मुद्दे पीछे हो जाएंगे और नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, इस तरह की जो मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हो जाएंगे। तो इससे हो सकता है कि जो देश की जो विविधता है, देश के जो अलग अलग इलाके हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान हो। एक कारण ये। दूसरा कारण, जो पार्टी जनरल इलेक्शन में, जो केंद्र में जो चुनाव लड़ती हैं, लोकसभा के चुनाव के तौर पे, लोकसभा के चुनाव जो लड़ती हैं, खासतौर पे जो नेशनल पार्टीज, मेन नेशनल पार्टीज हैं, वो शायद ज्यादा डोमिनेट करते हैं क्योंकि उनके पास मनी पावर ज्यादा है, और रीजनल पार्टीज को शायद नुकसान हो। दूसरा एक अंदेशा जताया जाता है कि ये नुकसान हो सकता है। तीसरा जो इससे नुकसान हो सकता है वो ये है कि मान लीजिए कहीं
2024 में हम मान लेते हैं 2024 में आंध्र प्रदेश, और हम सबको पता है 2024 में आंध्र प्रदेश और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। 2027 में हम ऐसा मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की सरकार गिर जाती है किसी वजह से, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। तो अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोविजंस हम अप्लाई करें तो अगला इलेक्शन लोकसभा का 2029 में होगा। तो जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार, जो अब आंध्र प्रदेश में क्योंकि असेंबली डिसॉल्व हो गई तो वहां पे नए चुनाव होंगे, तो जो नई सरकार बनेगी वो केवल 2 साल तक काम करेगी, 2029 तक। क्यों? क्योंकि 2029 में दोबारा से वो इलेक्शन साथ होंगे ताकि वो साइकिल बार बार डिस्टर्ब ना हो, राइट। तो ये प्रोविजन वन नेशन वन इलेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए किया जाएगा। तो इसमें जो सरकार 2 साल के लिए केवल बन रही है, तो वो सरकार लॉन्ग टर्म जो गोल्स है उन पे ऑब्वियसली फोकस नहीं करेगी। उसका लक्ष्य होगा कि 2029 में 2029 में जो अगला इलेक्शन होना है उसको जीता जाए। तो उसके लिए जो भी फ्रीबीज और इस तरह की जो चीजें हैं वो सरकार लोगों को दे सकती है, राइट। तो जो एक पर्पस है गुड गवर्नेंस का, तो शायद उससे वहां पे वो डिफीट हो सकता है। और एक अगला जो नुकसान है वो ये, नुकसान तो नहीं है बट थोड़ी डिफिकल्टी है कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। आधे जो राज्य हैं देश के, उनकी विधानसभाओं को इन अमेंडमेंट्स को रेटिफाई करना होगा, मतलब अपनी सहमति प्रदान करनी होगी, तब ये हो पाएगा। तो इसे करा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। और पांचवी चीज जो है वो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर एक्चुअल में देश को बेनिफिट करना है, तो जब तक सरकारें अपना पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा कर रही हैं, तो तब तो ये बहुत ज्यादा लाभप्रद है। पर अगर ऐसा हुआ कि कहीं डिसोल्यूशन हो गया असेंबली का पहले, और अगर ये फ्रीक्वेंटली होता रहा, तो वहां पे थोड़ी सी समस्या आ सकती है, राइट। तो ये कुछ मेन जो लोग अपोज करते हैं वन नेशन इलेक्शन को, ये कुछ उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं। आई होप आपको वन नेशन वन इलेक्शन एक ब्रीफ में जो मैंने समझाया उसके बारे में आपको ठीक ठाक आइडिया लगा होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को भी बिटोल लीगल के बारे में बताइए, हमारा चैनल उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।